हुदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हुदा सर की पाठशाला। आज मैं आपके लेकर के आया हूँ क्लास 10 से हिस्ट्री का चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। आप ये सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर इतना छोटा क्यों है, तो आपको बतला दूँ, CBSE ने ईयर 24-25 के लिए इसके ज़्यादातर पोर्शन को डिलीट कर दिया है। आपको केवल इस बुक का 10 to 15% ही पढ़ना है और एक क्वेश्चन श्योर शॉट, यानी कि बहुत आसान बना दिया है। आप कुछ पेजेस पढ़कर अच्छे से अगर इस नोट्स को स्क्रीनशॉट ले लोगे और समझ लोगे तो एक क्वेश्चन तो आपका कहीं नहीं जा रहा। तो आइए, वो कौन सा पोर्शन है जिसको हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें पहला है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, जहाँ पर कि हम लोग आज के युग को मॉडर्न वर्ल्ड बोलते हैं, इसके पहले के वर्ल्ड को पढ़ेंगे। दूसरा पोर्शन लेंगे हम लोग सिल्क रूट लिंक टू द वर्ल्ड, किस तरीके से सिल्क रूट के ज़रिए वर्ल्ड के साथ, दुनिया के बाकी देशों के साथ लोगों ने रिश्ता बनाया था। और तीसरा लेकर चलेंगे हम लोग कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड, यानी बीमारी और साथ में व्यापार कैसे होता रहा। और लास्ट में लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करें द प्री मॉडर्न वर्ल्ड से। इसमें सबसे पहले आता है कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो आज की अगर दुनिया को आप देखें तो आप ये पाएंगे कि पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है। हम दूसरे कंट्री के बगैर अपने यहाँ डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। आप अपने हाथ में जो मोबाइल फ़ोन देख रहे होगे, आप जिसके ज़रिए पढ़ रहे होगे, वो मोबाइल फ़ोन हो सकता है अमेरिकन ब्रांड हो और चाइना का बना हो और इंडिया में उसे आप यूज़ कर रहे हो। इसी तरीके से आप जो कार, व्हीकल्स या दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, तो कभी उठा करके देखना, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन दुनिया के दूसरे कंट्री के साथ ज़रूर मिलेगा। और इसी चीज़ को हम लोग ग्लोबल वर्ल्ड बोलते हैं, यानी पूरी दुनिया एक हो गई है, हम एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट पिछले 50 सालों में बहुत स्ट्रांग हुआ है और इसको हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड के फॉर्म में जानते हैं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, हिस्ट्री को हम लोग 3 फॉर्म में पढ़ते हैं। एक तो मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको आज मॉडर्न वर्ल्ड का हिस्ट्री बोलते हैं हम। दूसरा मेडिएवल, जो बीच का पीरियड था। और तीसरा एंशिएंट। तो यहाँ पर हम लोग हिस्टोरिकल फेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री को किस तरीके से उस वक्त ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, उसको पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर सेकंड पॉइंट में देख रहे होंगे हिस्टोरिकल फेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, किस तरीके से ग्लोबल वर्ल्ड का इमर्जेंस हुआ। लोग जो है वहाँ पर ट्रेड करने के लिए निकले, लोगों की माइग्रेशन हुई, लेबर का मूवमेंट हुआ एक एरिया से दूसरे एरिया पर। और कैपिटल बोलते हैं वो मनी जो कि बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है, और उस कैपिटल का भी फ्लो हुआ, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के मूवमेंट के वजह से हम लोग आपस में जो इंटरकनेक्शन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा, डाइवर्स एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्शंस। तो ये जो ग्लोबल इंटरकनेक्शंस था, जिसके वजह से पुराने दौर में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई, तो हम लोग अभी बात करेंगे 19वीं सेंचुरी के पहले। उस वक्त जो ट्रेवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, रिलीजियस और स्पिरिचुअल पर्सन्स थे, और इस तरह के बहुत सारे लोग, ये लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिफ्ट करते थे। मकसद क्या था उनका? तो उनका मकसद था पहला तो व्यापार करना। दूसरा, जो स्पिरिचुअल लोग थे वो लोग नॉलेज की खोज में एक इलाके से दूसरे इलाके चले जाते थे। तीसरे, जो रिलीजियस लोग थे, जैसे कि मुस्लिम्स अरब से इंडिया आए, ईस्ट इंडिया में बौद्ध धर्म जो है वो चाइना तक फैला। इसी तरीके से यूरोप से क्रिश्चियनिटी इंडिया आई। तो ये लोग मूव करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। कैपिटल का फ्लो हम लोग देखेंगे मनी के फॉर्म में किस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह पर वो जाता था। कुछ लोग ऐसे थे जो परसिक्यूशन की वजह से दूसरे इलाके में शिफ्ट कर जाते थे, दूसरे कंट्री में।
तो ये सब अलग अलग कारण से लोग जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर रहे थे। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन प्री मॉडर्न टाइम्स में पढ़ने के लिए हम लोग 3 कंसेप्ट को समझेंगे। नीचे आप देख रहे होंगे, पहला कंसेप्ट सिल्क रूट, दूसरा जो है फूड ट्रेवल्स, फूड कैसे ट्रेवल किया, ऐसा नहीं कि केवल इंसान ट्रेवल कर रहे थे, साथ में फूड भी ट्रेवल कर रहा था, और तीसरा जो है डिजीज़ एंड ट्रेड। तो अब देख लें हम लोग हिस्टोरिकल मूवमेंट ऑफ पीपल। पूरे हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स जैसे कि ट्रेवलर्स थे, जो प्रिस्ट होते थे और दूसरे पिलग्रिमेज, ये सारे लोग बहुत दूर दूर वास्ट डिस्टेंस को अलग अलग पर्पस से ट्रेवल करते थे। इनके मूवमेंट की वजह से मनी का एक्सचेंज होता था, गुड्स का एक्सचेंज होता था, वैल्यूज़ जो होती हैं, लोग जिनको इम्पोर्टेंट समझते हैं, लोगों के कंसेप्ट्स, विचार, जो स्किल्स लोगों के अंदर थी, किसी के पास कपड़े बनाने का स्किल था, किसी के पास पोट्री बनाने का स्किल था, और भी दूसरी तरह की चीज़ें बनाई जाती थी, ये सारा चीज़ भी साथ ही साथ मूव कर रहा था। आइडियाज़, इन्वेंशंस, और इन सभी चीज़ों के साथ डिजीज़ेज़ ये भी मूव कर रही थी। तो हम लोग को मालूम है, जैसा कि अभी आपको मालूम होगा कि 2002 में कोरोना डिजीज़ फैला। जो कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कनेक्टेड नहीं थी वहाँ पर वो चीज़ नहीं फैला, और जो कंट्री दूसरे के साथ कनेक्टेड थी वहाँ पर फैलता चला गया। यानी कि डिजीज़ की जो जर्म्स होती हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरियल है, ये सब कॉन्टैक्ट की वजह से फैलता है। तो लोगों के साथ ये भी ट्रेवल कर रहा था। 5th पॉइंट हम लोग लें, अर्ली इंस्टेंसेस ऑफ ग्लोबल ट्रेड। 3000 BCE। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि अभी 2024 है, और जिस वक्त ये 0 था वो वर्ष काउंट होता है ईसा मसीह के जन्मदिन के साथ। जिस दिन वो पैदा हुए उस दिन से काउंट होती है, जिसको हम लोग AD बोलते हैं, या आफ्टर डोमिनियन जिसको बोला जाता है। उसके पहले BC कहलाता था, यानी कि 3000 साल उधर जोड़ लीजिए और 2024 साल इधर जोड़ लीजिए। उस समय तक कोस्टल ट्रेड्स जो होती थी, कोस्ट हम लोग बोलते हैं पानी के साथ लगा हुआ जो ज़मीन का इलाका है उन सबको, तो वहाँ पर से जो ट्रेड्स होती थी, वहाँ से लेकर के हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आज फ़िलिस्तीन, इज़राइल, सीरिया वगैरह का इलाका है, उसको वेस्ट एशिया बोला जाता है। वहाँ तक ये व्यापार होता था, वहाँ तक ये ट्रेड फैली हुई थी। जो शी सेल्स होती हैं, हिंदी में जिसको कौड़ी बोला जाता है, समुद्र में पाया जाता है ये, हम लोग उसको आम भाषा में शिप भी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल मनी के फॉर्म में किया जाने लगा। और ये मालदीव्स में पाई जाती थी, वहाँ से चाइना और फिर ईस्ट अफ्रीका, वहाँ तक ये फैला हुआ था। 6 पॉइंट में आइए, लॉन्ग डिस्टेंस डिजीज़ स्प्रेड। जब लोग ट्रेवल कर रहे थे तो उनके साथ जो डिजीज़ थी वो भी ट्रेवल कर रही थी, और ये 7th सेंचुरी तक चल रहा था। लेकिन 13th सेंचुरी में इस फेनोमेना को रिकॉग्नाइज़ किया गया, इसकी पहचान की गई, जब पूरे दुनिया में ग्लोबल कनेक्शंस की वजह से इसके सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो दिखने शुरू हो गए, और हम लोगों को पता चलने लगा कि ये डिज़ीज़ जो है वो फैल रही है और वो एक एरिया से दूसरे एरिया पर पहुंच रही है। वो पहले भी रहा था, लेकिन इसकी पहचान 13th सेंचुरी में ही हो पाई। तो यहाँ तक हम लोग ये देख चुके कि किस तरीके से ट्रेड जो है वो एक ग्लोबल शक्ल ले रहा था। अब इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिसके ऊपर ज़्यादा चांस है क्वेश्चन बनने का, वो है आपको सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। पहला पॉइंट इसमें, प्री मॉडर्न ट्रेड नेटवर्क वो सिल्क रूट के ज़रिए होता था। हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर
इसको देखिए डायग्राम को, किस तरीके से चाइना से इसकी शुरुआत होती है और ये चाइना से नीचे से देखिए इंडिया तक, और ऊपर से देखिए आप आज जो इलाका पाकिस्तान का है पहले वो इंडिया का ही हिस्सा हुआ करता था, वहाँ से होते हुए पर्सिया जो आज ईरान कहलाता है, ठीक है, अरब की कंट्रीज़, और फिर इजिप्ट, और वहाँ से यूरोप, और नीचे की तरफ देखिए आप ये अफ्रीका है, यहाँ पर सोमालिया और बाकी इलाके में। तो ये एक्चुअली में बहुत सारे रूट्स थी और उन सब रूट्स को मिला करके सिल्क रूट बोला जाता है। सिल्क रूट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि चाइना जो है उस वक्त सिल्क बनाने में महारत हासिल कर लिया था और पूरे दुनिया में वो इसी रूट से अपने सिल्क को एक्सपोर्ट कर रहा था, या हम बोले उसके ज़रिए ट्रेड कर रहा था, और ये इसकी रूट्स थी। जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये पाया कि ये रूट जो है बहुत सारे वास्ट रीजन जो एशिया की हैं वहाँ पर इसको कवर कर रहा था। ये वहाँ से ये एशिया से होते हुए यूरोप और नीचे देखिए नॉर्थ अफ्रीका तक ये जा रहा था। इस सिल्क रूट में केवल जो है गुड्स और आइडियाज़ ही एक्सचेंज नहीं हो रही थी, बल्कि इसके ज़रिए कल्चर और सिविलाइजेशन भी साथ ही साथ ट्रेवल कर रहा था। यानी कि इस रूट का इस्तेमाल केवल ट्रेडर्स नहीं कर रहे थे, इस रूट का इस्तेमाल जैसा कि आपको बतलाया कि जो रिलीजियस लोग थे वो भी अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए कर रहे थे, और बाकी लोग भी जो माइग्रेट कर रहे थे उस वक्त वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो कल्चर की जब हम बात करते हैं तो कल्चर में बहुत सारी एस्पेक्ट्स आ जाती हैं। उन एस्पेक्ट्स में आपका रिलीजन, उसके अंदर लोगों की जो है खाने पीने की, उठना बैठना पहनना, ठीक है, और लोगों के जो लाइवलीहुड का तरीका है वो सब कुछ आता है। यानी कि ये सारी चीज़ें ट्रेवल कर रही थी। फोर्थ पॉइंट में आइए, डाइवर्स गुड्स ट्रेडेड। तो मेनली हम लोगों को जो पढ़ना है उसमें हम लोग देखेंगे कि चाइना से क्या क्या चीज़ ट्रेड हो रहा था, इंडिया से कौन सी चीज़ें ट्रेड हो रही थी, और फिर वापसी में यूरोप से ये लोग क्या लेकर के आते थे। तो चाइना से सिल्क तो हम लोग इम्पोर्टेंट समझ ही लिए चूँकि रूट का ही नाम है। इसके साथ पोट्री, उस ज़माने में जो बर्तन हुआ करती थी, ठीक है, वो पॉट ही होता था। टेक्सटाइल और स्पाइसेस इंडिया से। अब ये लोग जो इसको लेकर के यूरोप जाते थे और अफ्रीका जाते थे तो वहाँ से जो कीमती मेटल्स होते हैं, सोना और चांदी, उसको रिटर्न में लेकर के आते थे। अब ट्रेड, फिफ्थ पॉइंट में आइए, ट्रेड कल्चर नेक्सस। ट्रेड और कल्चर एक्सचेंज, इसको हम इनसेपरेबल है, इसको हम एक दूसरे के साथ सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो लोग ट्रेड कर रहे थे वो अपने साथ साथ अपने कल्चर को भी दूसरे को प्रेजेंट कर रहे थे और दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे थे। जैसे जो लोग यूरोप में गए तो वहाँ पर लोगों से वो शर्ट पैंट टाई वगैरह पहना हुआ देखा, अच्छा लगा, हम लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। इंडिया में अगर लोग कुर्ता पजामा पहन रहे होते उस वक्त, तो अगर पहन करके गए होंगे तो हो सकता है उनको ही पसंद आया, वो लोग भी उसको अडॉप्ट किए होंगे। और इसी रूट से रिलीजन भी जो है फैल रहा था, जैसा कि आपको पहले बतला चुके हैं कि ईस्ट इंडिया में बुद्धिज्म जो है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और फिर वो इस रूट के जरिए कई कंट्रीज़ में, स्पेशली चाइना तक में जाकर फैलता है। जो अरब के मुस्लिम्स थे वो प्रीच देने के लिए इंडिया आए, इस तरीके से मुस्लिम्स जो है वो अपने धर्म का, अपने रिलीजन का प्रोपेगेंडा यहाँ पर किए। क्रिश्चियन जो थे वो पूरे वर्ल्ड में इसको फैलाते चले गए। तो हम समझ सकते हैं कि सिल्क रूट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था रिलीजन को फैलाने में। लोगों का खाना, लोगों का हैबिट, क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि आप किसी कंट्री में जाओ और अचानक से वहाँ का खाना को अडॉप्ट कर लो, खाना शुरू कर दो? नहीं होगा। तो आप क्या करोगे? आप घर से कुछ इंतज़ाम लेकर के चलोगे जो आप खाते पीते हो। तो उस वक्त जो ट्रैवलर्स थे वो लोग भी यही करते थे। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को चलें। फूड ट्रेवल्स
स्पेगेटी एंड पोटैटो। ये जो कल्चरल एक्सचेंज हो रही थी, इसमें फूड भी अपना साथ निभा रहा था। लोग जब ट्रेड के लिए निकलते थे तो अपने खाने को साथ लेकर निकलते थे। पुराने समय में, जैसा कि आपको मालूम होगा, ट्रेड जो है ऊँट के जरिए और घोड़ों के जरिए होता था। आपने अगर पुराने पिक्चर में देखा होगा, एक ऊँट पर जो है वो मालिक बैठा हुआ होता, अपना खाने का इंतजाम रखा होता, और पीछे एक ऊँट से दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ऊँट बंधा होता है, और सबके पीछे बहुत सारी सामान होती है जो ट्रेड करने के लिए वो ले जाता है। तो ये व्यापारी जब दूसरे इलाके में जाते थे तो अपने खाने को वहाँ के लोगों को भी खिलाते होंगे और वहाँ का खाना भी टेस्ट करते होंगे। यहाँ उनको समझ में आ रहा था कि हमारे यहाँ क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, वहाँ पर कुछ दूसरे किस्म के क्रॉप हो रहे थे। तो सेकंड पॉइंट में आप आइए, स्पेगेटी एंड नूडल एज कल्चरल आर्टिफैक्ट्स। अब देखिए कि इस कल्चरल एक्सचेंज में स्पेगेटी और नूडल्स के साथ क्या हुआ। ये एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है ग्लोबल वर्ल्ड का। हम लोगों को मालूम है कि नूडल्स जो है इसकी शुरुआत चाइना से होती है, लेकिन ये वेस्ट में जाता जाता, यानी कि यूरोप में जा पहुँचते पहुँचते इसका नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम स्पेगेटी पड़ जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एमसीक्यू में क्वेश्चंस बनते हैं कि स्पेगेटी जो है वो नाम किसके बेसिस पर बना था, और दूसरा फिर अभी आ रहे हैं हम लोग। इसी तरीके से ये माना जाता है, पॉसिबिलिटी ये है कि जो अरब के ट्रेडर्स थे वो लोग अपने साथ पास्ता ले गए, और कहाँ ले गए? सिसिली। ये एक आइलैंड है जिसको आज हम लोग इटली के नाम से जानते हैं। इस तरीके से ये फूड एक्सचेंज का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिखलाता है कि ग्लोबल ट्रेड में फूड किस तरीके से एक्सचेंज हो रहे थे। लेकिन फूड ओरिजिन के अनसर्टेनिटी पर आते हैं, थर्ड पॉइंट। एक्चुअली में ये स्पेगेटी या नूडल्स जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, यानी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके ऊपर बहुत क्लियर कट हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं उन लोगों ने जो आइडिया लगाया है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी फूड जो हैं वो इंडिया और जापान में भी पाई जाती हैं, अलग अलग रीजन में। इस तरीके से इसका एकदम एग्जैक्ट ओरिजिन, इसके बारे में हम लोग नहीं बात कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में ये इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फूड टू यूरोप एंड एशिया। हम लोग जो आज बहुत कॉमन फूड को खाते हैं, जिसमें आलू है, सोया है, ग्राउंडनट है, मकई है, टमाटर, चिली, स्वीट पोटैटोज़, हमारे पूर्वज को इसके बारे में जानकारी नहीं थी 5 सेंचुरी पहले तक। भला हो क्रिस्टोफर कोलंबस का, जिसने बाई चांस अमेरिका को डिस्कवर कर लिया, ये आपको पता होगा। और जब वो वहाँ गए तो उन्होंने पाया कि अमेरिका की ज़मीन बहुत वास्ट है और वहाँ पर वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स पैदा होती हैं। वहीं से वो ये जानकारी, नॉलेज को लेकर के आए, अपने साथ सीड्स वगैरह लेकर के आए और लोगों को बतलाया, और इस तरीके से पूरे यूरोप में और एशिया में लोग इसका प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए और इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि नया क्रॉप जो है वो ज़िंदगी और मौत के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो आपको बतलाएं यहाँ पर कि उस वक्त, जिस वक्त की ये बात हो रही है, यूरोप में गरीबी बहुत ज़्यादा थी, पॉपुलेशन उसकी बढ़ रही थी, लोगों के पास खाने को नहीं था। तो ये लोग जब पोटैटो के बारे में पता चला इनको, तो बहुत खुश हुए और पूरे यूरोप में लोग पोटैटो का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगे। पर्टिकुलरली जो गरीब लोग थे उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल क्रॉप था। लेकिन फिर 6 पॉइंट पर आइए, पोटैटो फेमिन इन आयरलैंड। इंग्लैंड के बगल में एक जगह है आयरलैंड। 1840 में वहाँ पर भी गरीबी बहुत ज़्यादा थी, लोग जो है सिर्फ आलू को ही प्रोड्यूस कर रहे थे। और 1840 में वहाँ पर एक बीमारी आई आलू को लेके, और आलू की फसल ख़राब हो गई और अकाल पड़ गया। उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि 10 लाख लोग जो है वहाँ पर भूख से मर गए। इसलिए क्वेश्चन राइज होता है कि क्या
क्रॉप जो है वो लाइफ और डेथ के बीच में एक डिफरेंस को क्रिएट कर सकती है। तो आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे होंगे, आप देखें यहाँ, द आयरिश पोटैटो फैमिन इलस्ट्रेट लंदन न्यूज़ 1849। ये अखबार में लंदन न्यूज़ में छपा था 1849 में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक औरत और एक बच्चा जो है पोटैटो को जब निकाल लिया था ज़मीन से, उसके बाद जो उसको रूट्स बच जाती है, रिमेनिंग्स बच जाती हैं, उसको ढूंढते हुए, यानी कि भूख की ये हालत थी कि लोग कुछ भी खाने को तैयार थे, कहीं से कुछ मिल जाए। और फिर आइए हमारे लास्ट टॉपिक में, कन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। कन्क्वेस्ट बोलते हैं हम लोग जीत को, व्यापार के साथ बीमारी और किस तरीके से कंट्री के ऊपर कब्जा यानी कॉलोनिज्म का सिस्टम की शुरुआत होती है। तो पहला पॉइंट है कि यूरोपियन एक्सप्लोरेशन जो है 16th सेंचुरी में यूरोप के लोगों ने अमेरिका को डिस्कवर कर लिया। एशिया में वो लोग अपना रूट्स बना चुके थे, यहाँ से ट्रेड हो रही थी। तो पूरा इंडियन ओशन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले कर रहा था ट्रेड में, लोगों का एक्सचेंज में, नॉलेज और कस्टम्स के एक्सचेंज में। और इसी बीच में ट्रांसफॉर्मेशन होता है अमेरिकाज़ इंटीग्रेशन के साथ। तो अमेरिका के बारे में जानिए। कोलंबस के डिस्कवरी के पहले अमेरिका जो है मिलियंस ऑफ ईयर तक पूरे दुनिया के साथ कटा हुआ था। लोगों को जानकारी नहीं थी कि अमेरिका है, और अमेरिका को नहीं पता था कि कहीं और कोई दूसरा दुनिया भी है। जबकि यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि यूरोप एशिया इंटरकनेक्टेड था। अमेरिका के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, उसके नक्शे को देखिएगा आपको समझ में आएगा। क्रॉप्स वहाँ पर बेशुमार हुआ करती थी, मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते थे वहाँ पर। तो इसको जो है यूरोपियन कंट्रीज़ ने, ठीक है, एक्सप्लोर करना शुरू किया, पर्टिकुलरली पुर्तगीज़ जो थे उन लोगों ने। थर्ड पॉइंट में आइए, रोल ऑफ प्रेशियस मेटल इन फाइनेंसिंग ट्रेड। सिल्वर की बड़ी बड़ी वहाँ पर माइंस जो है पाई गई, खास करके अमेरिका का जो इलाका था पेरू और मैक्सिको। इस तरीके से यूरोप की दौलत को लाया गया, अमेरिका की दौलत को यूरोप लाया गया, और फिर एशिया के साथ ट्रेड में उसका इस्तेमाल किया गया। 17th सेंचुरी तक यूरोप जो है वो पूरी एक्सपेडिशंस बोलते हैं, पानी के जरिए जो है विज़िट करना, ठीक है, एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना। ये लोग जो है साउथ अफ्रीका की दौलत को जो है ढूंढ कर निकाल लिए। वहाँ पर एक जगह का नाम एल डोरेडो था, ये आप देख रहे होंगे। उसके बारे में मशहूर था कि पूरा शहर जो है वो सोने का बना हुआ है, माने इतना अमीर शहर है वो, इतनी दौलत है वहाँ पर। अमेरिका के लोग टूट पड़े कि किस तरीके से वहाँ उसका इस्तेमाल किया जाए। बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट कर गए वहाँ पर, अमेरिका में ही। फोर्थ पॉइंट में ये इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन कन्क्वेस्ट इन अमेरिका। पुर्तगीज़ और स्पेनिश कन्क्वेस्ट जो है अमेरिका में कॉलोनाइजेशन की शुरुआत करता है मिड 16th सेंचुरी में। लेकिन यहाँ पर आपको बतला दूँ कि ये जीत जो थी, कन्क्वेस्ट जो थी, अमेरिका पर जो कब्जा था, ये ताकत के दम पर, पावर के दम पर, या मिलिट्री के दम पर, फोर्स के दम पर नहीं आई थी। ये जो जीत हुई थी ये जर्म से स्मॉल पॉक्स की जो थी बीमारी, उसके वजह से हुई। तो इस स्टोरी को भी समझ लीजिए। अमेरिका चूंकि आइसोलेटेड था मिलियंस ऑफ ईयर्स तक दूसरे कंट्री के साथ, तो वहाँ पर इस तरह की बीमारी कभी नहीं हुई थी, यानी कि लोग इम्यून नहीं हुए थे। जबकि एशिया में, यूरोप में इस तरह की बीमारी हो चुकी थी, इम्यूनिटी सिस्टम लोगों के पास डेवलप हो गया था। जैसे कि आप कोरोना को देखते हो, कोरोना जब शुरुआत में आया तो लाखों लोग मर गए। आज कोरोना हर जगह पर अवेलेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ रहा है, चूँकि हमारे बॉडी में अब ये इम्यून सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट डेवलप हो गया है। तो ये लोग अपने साथ जो है चिकन पॉक्स के जर्म्स को लेते चले गए, और चिकन पॉक्स का जर्म्स वहाँ पर जब फैलना शुरू किया
तो ये एक डिज़ास्टर के फॉर्म में नज़र आया, जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ लोग मर गए, चूँकि उनकी इम्यूनिटी इस डिजीज़ को लेकर के नहीं थी। 19वीं सेंचुरी तक बहुत गरीबी होने की वजह से और शहर में बहुत भीड़ भाड़ हो जाने की वजह से और कई बार रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी होती थी यूरोप में, इसके वजह से वहाँ के लोग अमेरिका शिफ्ट करने लगे। हज़ारों लोग अमेरिका भाग गए। प्लांटेशन में साउथ अफ्रीका के लोगों को स्लेव्स के तौर पर, गुलाम के तौर पर ले जाने लगा, जहाँ पर कि कॉटन और शुगर के लिए जो यूरोपियन मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट थी उसकी भरपाई की जा रही थी। और हम लोग जानें कि 18वीं सेंचुरी तक पूरे दुनिया का जो ट्रेड को लीड कर रहा था वो दो कंट्री थी, एशियन कंट्रीज़, एक चाइना और दूसरा इंडिया। नियरली अगर उस वक्त हम लोग जीडीपी का एनालिसिस करते, जीडीपी काउंट होता नहीं था उस वक्त, तो मान लीजिए कि 25% जो ट्रेड था वो हमारे रीजन से हो रहा था। अब आप सोच सकते हो कि 18वीं सेंचुरी तक इंडिया जो है कितना अमीर था। लेकिन चाइना जो है इसी बीच में कुछ पॉलिसी डिसीजन लेता है और पूरी दुनिया से आइसोलेट हो जाता है, वो अपनी ट्रेड को बंद कर देता है। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो प्रॉस्पर होना शुरू करती है। अब वो नया ट्रेड सेंटर बनना शुरू होती है और अमेरिका, चूँकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा दौलत था, वो जो है एक पावर की तरह निकल करके बाहर आता है। तो इस तरीके से हम लोग देख पाते हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड में किस तरीके से एशिया से ट्रेड्स जो हैं वो शिफ्ट करते हुए यूरोप की तरफ चली गई। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए 2024 में सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पूछा था, हाउ डिड यूरोपियन हेल्प in the expansion of trade, knowledge and custom across European countries during mid-16th century। तो आप आंसर में इसका सिंपली कुछ पॉइंट्स को लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो ट्रेड रूट्स जो है सी के ज़रिए अपना एक्सप्लोर कर चुकी थी। स्पेशली इंग्लैंड और नीदरलैंड ये उस रूट्स का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे थे, एशिया के साथ अपने लिंक्स को, ट्रेड्स को बढ़ा रहे थे, और फिर अमेरिका के साथ भी एक्सपेंशन ट्रेड में हो रहा था, नॉलेज में हो रहा था और कस्टम्स में हो रही थी, जिसके अंदर अमेरिका का डिस्कवरी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये कंट्रीज़ केवल इंग्लैंड ही नहीं, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, ये सारी कंट्री जो है अलग अलग जो नेशंस थी पूरे दुनिया में, उनको कॉलोनियल रूल्स के ज़रिए एक तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही थी, उनसे अर्निंग कर रही थी, वो उनको लूट रही थी। वो ये नेशन कॉलोनिज्म और मर्केंटाइलिज्म, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं, मर्केंटाइल का मतलब हो गया सामान का आदान प्रदान करना, ये दौलत के, वेल्थ के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल में कर ला रही थी इसका। और सी रूट जो एशिया में इन लोगों ने डिस्कवर कर लिया और अमेरिका तक 16वीं सेंचुरी में, इसका इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। और इस तरीके से इनके एक्सपेंशन में बहुत ट्रेड हुआ, नॉलेज और कस्टम्स जो है इनकी जो है वो भी फैलती चली गई, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि इन रूट्स के ज़रिए केवल ट्रेड नहीं हो रहा था, बल्कि ये कस्टम्स, उनके साथ जो है रिलीजन, ये सब कुछ एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट हो रही थी। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले लें। द सिल्क रूट आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लेन हाउ। तो सिल्क रोड किस तरीके से इस्तेमाल में लाया गया, इसको तो हम लोगों ने देख लिया प्री मॉडर्न ट्रेड में। इसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना होगा कि चाइना से पोटरी वगैरह और सिल्क जो है वो इंडिया तक आता था, इंडिया से टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस जो है वो साथ में होकर के यूरोप तक जाती थी, और यूरोप से जो प्रेशस मेटल्स हैं, खासकर गोल्ड और सिल्वर, वो वापस आता था। तो ये सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे। नेक्स्ट आइए, द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ आयरिश पोटैटो फेमाइन। ये सीबीएसई 2013 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है आयरलैंड के बारे में कि किस तरीके से वहाँ गरीबी की वजह से
पूरा का पूरा यूरोप जो है पोटैटो के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, खास करके आयरलैंड, वहाँ पर दूसरी फसल का प्रोडक्शन नहीं किया जाने लगा और अचानक से एक फसल है बीमारी आई तो पूरा का पूरा कंट्री में जो फसल था वो चौपट हो गया, फेमाइन हो गया, 10 लाख लोग जो है वहाँ पर मारे गए। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि आप जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर में इतने ही कंटेंट में से क्वेश्चंस आएंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और एक क्वेश्चन कंपलसरी है। आप इसको बढ़िया से पढ़िए और जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप सबको चैनल को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।